अब आते हैं डायमिथाइल ईथर की तरफ। डायमिथाइल ईथर, काफी चीजें आपने पढ़ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कभी एलएनजी आपने देखा, फिर हीलियम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, हीलियम के बारे में आपने पढ़ा, फिर ग्लाइफोसेट भी आपने एक दिन पढ़ा था। मतलब बड़े सारे केमिकल्स आपने इस साल पढ़ लिए। और वैसे अब आता है डायमिथाइल ईथर। अभी हुआ गया था, एलपीजी के क्राइसिस पड़े कि एलपीजी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी जब ये वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी एकदम से सारे शिप थोड़ी आ रहे हैं, स्लो डाउन है अभी भी, बट स्टिल ये जो डायमिथाइल ईथर है, आर्टिकल थोड़ा सा पुराना हो गया पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायमिथाइल ईथर को सीएसआईआर ने बोला, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो बोल रहे हैं कि इसको एलपीजी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और अगर एलपीजी को रिप्लेस नहीं करना है डायमिथाइल ईथर के थ्रू, तो एटलीस्ट ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और जैसे एलपीजी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या था? प्रोपेन। प्रोपेन नेचुरल गैस जहां पे आएगा उसका मेन इंग्रेडिएंट इज मीथेन। बाकी एलपीजी के अंदर प्रोपेन आपको मिलेगा। प्रोपेन को 8 बार से 10 बार के प्रेशर पे स्टोर करा होता है, तो बोला कि डाइमिथाइल ईथर को भी हम 10 बार के प्रेशर पे स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब वो जो मर्जर है दोनों का, ब्लेंडिंग है, वो इजीली करी जा सकती है। तो डायरेक्टली तो रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होती किसी भी फ्यूल की, पहले क्या करते हैं? ब्लेंडिंग ही करते हैं। जैसे पेट्रोल के अंदर पहले किसकी ब्लेंडिंग करी? इथेनॉल की करी। तो वैसे बोला डाइमिथाइल ईथर की एलपीजी के साथ हम ब्लेंडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में देख लो। सबसे पहले ये रिसर्चर जो सीएसआईआर और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के हैं, पुणे बेस्ड, उन्होंने बोला कि हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे ताकि जो एलपीजी के लिए हमारी डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया के ऊपर है और जिसके लिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी वजह से हम क्या चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंट हुए। अब मतलब हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट किसी दूसरी कंट्री के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि जो एलपीजी है मैक्सिमम तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हमारी जो डोमेस्टिक नीड है, ऊपर से उज्ज्वला स्कीम, आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम सुनते हो, जिसके तहत क्या बोला? सब्सिडाइज सिलेंडर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। लोगों को सब्सिडाइज सिलेंडर दिए पर उन्होंने रिफिल नहीं करे, दोबारा से प्रॉब्लम। तो मतलब एक चीज शो कर रहा है ये कि डोमेस्टिक नीड है एलपीजी को लेके, तो वही डिपेंडेंसी हमको रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये चीज बोली सीएसआईआर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इन पुणे, जो उनके मतलब चीफ पर्सन आ जाते हैं वहां पे, तो उन्होंने ये सारी बातें करी। अब ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा था एक दिन कि हमारे पास जो फर्टिलाइजर है वो हमारे पास डोमेस्टिक यूनिट्स भी अवेलेबल है, मोर देन 25 प्लांट्स इंडिया के अंदर है जहां पे हम अपना यूरिया डेवलप खुद कर सकते हैं, बोला था। पर रॉ मटेरियल क्या चाहिए था? एलएनजी। पर एलएनजी दोबारा से सप्लाई नहीं हो रहा था। डाइमिथाइल ईथर के केस में एक ऑप्शन बन जाती है रेलिवेंट, कि जब इसको बनाया जाता है तो इसको बनाते हैं मिथेनॉल से, और मिथेनॉल के लिए हमारी डिपेंडेंसी एक कंट्री पे नहीं है, इसके लिए बहुत सारी डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो कल को ऐसा कोई एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। चाइना से भी हम मिथेनॉल परचेज करते हैं, रशिया से ड्रॉप हुआ है क्योंकि उनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशिया से भी लेके आते हैं, देन मल्टीपल कंट्रीज फ्रॉम अदर पार्ट्स टू। तो मतलब मिथेनॉल को लेके अगर बोले तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है या एक ही रीजन के ऊपर डिपेंडेंसी है, मल्टीपल एरियाज है। इवन मिथेनॉल को बोला कि जो कोल गैसिफिकेशन वाला प्रोसेस है, कोल गैसिफिकेशन, वही कोल वाला, कोल जब डालोगे तो क्या निकलता था? सिन गैस। पर सिन गैस के साथ साथ और भी बड़ी सारे मटेरियल निकलते थे, जिसमें से एक क्या है? मिथेनॉल। तो मतलब मिथेनॉल की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है इफ कंपेयर टू एलपीजी, क्योंकि एलपीजी के लिए तो हम पूरे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक नीड अगर फुलफिल करनी है खरीदनी पड़ेगी। पर बोला क्या कि डाइमिथाइल ईथर के लिए सोर्सेस हमारे पास काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब हमें एक कंट्री या रीजन के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो इसी वजह से डाइमिथाइल ईथर आ जाता है काफी लाइमलाइट में, और इसे एलपीजी का ऑल्टरनेटिव बोला गया। तो सीएसआईआर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, उन्होंने ये सारा डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा। और इसी के साथ इंडिया ने एक और टारगेट रखा है कि हमने फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जाना है टुवर्ड नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। मतलब फॉसिल फ्यूल में आपके कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आ जाएंगी जिनको यूज करने पे काफी सारे एमिशन आते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी मीथेन एटसेट्रा। और वैसे ही अगर आप देखोगे इन केस ऑफ डाइमिथाइल ईथर, एलपीजी भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स माना जाता है कि कम से कम इसमें एलिमिनेशन होती हैं, एमिशंस होती हैं, सॉरी एलिमिनेशन बोल दिया, एमिशन होती हैं। वैसे ही डाइमिथाइल ईथर में भी देखोगे पर्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे निकल के आते हैं, मतलब इसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, वो भी एक क्लीन सोर्स ही माना जाएगा लाइक एलपीजी। तो ये इसकी एडवांटेज बता रहे हैं। और बोला कि हम कैपेसिटी को 2.5 टन पर डे तक लेके जाएंगे। अभी इतना पहुंचा नहीं है, ऑपरेशनल नीड्स हमें करनी है, तो विद इन 6 to 9 मंथ्स ये टारगेट सेट करा हुआ है कि पर डे की कैपेसिटी 2.5 टन की हम लेके जाएंगे फॉर डाइमिथाइल ईथर। और फिर साथ में एविडेंस भी दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, यहाँ पे सब्सिडाइज गैस कनेक्शन प्रोवाइड करे जाते हैं रूरल हाउस होल्ड को। पर अगर ऐसी होर्डिंग हो जाए कि अब आ ही नहीं रहा एलपीजी, और जो स्टॉक अवेलेबल भी था फिर ज्यादा रेट के ऊपर बेचा जाता है आगे,
तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन डालेगा कि पहले सब्सिडाइज रेट पे दे रहे थे, अब अचानक से तुमने बोला कि सप्लाई डिसरप्ट हो रखी है तो हम नहीं दे सकते सब्सिडाइज रेट के ऊपर, तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन आते हैं। तो ये क्या जस्ट शो करने के लिए दिखाया गया कि हमें जो अपनी डिपेंडेंसी है वो एक सोर्स पे नहीं रखनी है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तभी ये डाइमिथाइल ईथर को एज अ सॉल्यूशन लेके आए। अब ये सिंथेटिक फ्यूल है। सिंथेटिक फ्यूल क्यों बोला इसको? क्योंकि मिथेनॉल से हम बना रहे हैं इसको। एंड सिंथेटिक फ्यूल होने के साथ साथ क्लीन कंबशन का एग्जाम्पल भी सेट करता है, जब जलेगा तो एमिशन ज्यादा नहीं आते, तो एक अच्छा सोर्स माना जाता है। और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और थोड़े बहुत पर्टिकुलेट मैटर इससे भी निकलते हैं, पर जो सूट का लेवल रहता है काफी कम रहता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, तो इसको क्लीन सोर्स आप मान सकते हो जैसे एलपीजी को कंसीडर करते हैं। इवन इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी वैसी ही मिलेगी आपको जैसे बाकी के एलपीजी वगैरह हैं जो भी हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं, तो थर्मल एफिशिएंसी तो बराबर है। ऊपर से मैंने प्रेशर का आपको एग्जांपल दिया शुरू में, अगर प्रोपेन को 8 बार से लेके 10 बार तक का आप स्टोर कर रहे हो उस सिलेंडर के अंदर, तो डाइमिथाइल ईथर को भी कैपेबल बना दिया है 10 बार के प्रेशर तक। तो बोला कि कंपेरेबल है, जो कन्वेंशनल फॉर्म्स हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कंपेरेबल बोला यहाँ पे, ये नहीं बोला कि ज्यादा एफिशिएंट है, पर मतलब चल जाएगा काम जैसे आप बाकी सोर्सेज से कर रहे हो। अब साथ में ये क्या क्या कर सकता है और क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो बोला ये ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज होते हैं, एरोसोल नाम से पता लग रहा है हवा के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे, जैसे परफ्यूम नहीं होता, परफ्यूम स्प्रे करा आपने, कोई छींके मार रहा होता है पर किसी को लगता है खुशबू आ रही है, तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स की कैटेगरी में काउंट होता है जो स्प्रे के थ्रू आप करते हो। तो बोला उसमें भी इसको यूज करा जाता है, जितने भी स्प्रे प्रोडक्ट होते हैं, परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, जो स्प्रे प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन इत्र की भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स होते हैं जो परफ्यूम्स में यूज करे जाते हैं, अल्कोहल के भी बड़े सारे एग्जाम्पल है जो परफ्यूम के अंदर यूज करे जाते हैं। मतलब जितने भी स्प्रे प्रोडक्ट है जहां पे ओजोन डिप्लीटिंग सीएफसीज का यूज करा जाता है, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट क्या एक्ट कर सकता है? डाइमिथाइल ईथर। इसके बाद केमिकल इंटरमीडिएट की तरह ये एक्ट करता है जितनी भी इंडस्ट्रीज है हमारी जहां पे लोअर ऑलिफिन्स बनाए जाते हैं। ऑलिफिन्स ये एल्कीन की ही एक दूसरी टर्म होती है ऑलिफिन्स, वैक्स वगैरह ऑयल से इसको रिलेट करा जाता है। एल्कीन का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बन की चेन जो जहां पे क्या आएंगे, डबल बॉन्ड, मतलब एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो रहेगा, आगे और भी आ सकते हैं, तो डबल बॉन्ड रहेगा बिटवीन द कार्बन, तो उनको बनाने के लिए यूज करा जाता है। डाइमिथाइल सल्फेट भी बनाया जाता है। अब ये डाइमिथाइल सल्फेट रिएजेंट के फॉर्म में यूज करा जाता है केमिस्ट्री लैब्स में, इवन बायोलॉजिकल लैब्स में जब जेनेटिक मटेरियल वगैरह को भी स्टडी करते हैं तो उसको एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। और इसकी स्मेल काफी अनियन लाइक होती है, प्याज की जगह स्मेल आती है। और दूसरा मिथाइल एसीटेट, उसके लिए भी एक केमिकल इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर सकता है जो डाइमिथाइल ईथर है। इसकी काफी प्लीजेंट स्मेल होती है। ग्लू हो गए, देन नेल पॉलिश रिमूवल हो गए, उनके अंदर इसका यूसेज रहता है। तो मतलब डाइमिथाइल ईथर कहीं ना कहीं बढ़िया सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है, केमिकल इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी का मतलब कोई और केमिकल आपने बनाना है तो बीच में प्रोसेस के दौरान डाइमिथाइल ईथर का यूसेज भी रहेगा। तो बोला कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो एलपीजी के साथ अगर इसको ब्लेंड करते हैं तो काफी रिड्यूस करेगा हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी। आगे आपको अमाउंट भी बताया है कि एनुअली हम कितना पैसा बचा भी सकते हैं अगर डाइमिथाइल ईथर को ब्लेंड करते हैं। और ये इंडियन स्टैंडर्ड ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसकी कोडिंग करी हुई है कि जो ब्लेंडिंग है एलपीजी के साथ अप टू 20% हम कर सकते हैं। ये कोड दिया है जस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, आ गया ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसका मेन काम ही क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी को इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल पैरामीटर है उसको हम मीटअप करते रहें कॉन्स्टेंटली। इसके बाद एक और चीज, अब अकेला सिलेंडर तो यूज होगा नहीं, पूरा गैस स्टोव है, उसमें प्रॉपर चैम्बर्स लगे हुए हैं, तो बोला इसमें सारी जो मॉडिफिकेशन है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सिलेंडर आ गए, रेगुलेटर आ गए, होज आ गया, जैसे पाइप्स होती है ना वो आप गार्डनिंग वगैरह के लिए भी यूज करते हो, वैसी होज पाइप्स अटैच्ड होती हैं। देन गास्केट आ गए, गास्केट वो मैकेनिकल सील्स होती हैं, दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए बीच में डाली नहीं होती एक छोटी सी प्लेट, वो गैस्केट्स आ गई। और मेटिंग सरफेस के लिए यूज होती है, दो या दो से ज्यादा हो सकती है, देखिए चूड़ियां जैसी डाली होती हैं ताकि बैलेंस बना रहे, दैट इज गैस्केट। और बर्नर, तो बोला कि कोई इनमें मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डाइमिथाइल ईथर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वैसी आपको दिख जाएंगी जैसे एलपीजी की हैं। जैसे बोला था ना कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग करोगे तो इंजन के ऊपर स्ट्रेस आएगा, तो ये बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें वैसे बन रही थी वो वैसे ही बनेंगी, बस ब्लेंडिंग करनी है डाइमिथाइल ईथर की। ये सीएसआईआर वाले बोल रहे हैं, जो आपने लेबोरेटरी देखी पुणे बेस्ड, उनकी यहाँ पे पूरी ये कॉन्वर्सेशन हुई। इंडिया ने अराउंड 21 मिलियन टन ऑफ एलपीजी 2024 में इंपोर्ट किया था। तो बोलता है कि अगर डाइमिथाइल ईथर की तरफ हम जाते हैं, इवन अगर 8% भी सब्सटीट्यूट डाइमिथाइल ईथर को हम ले आते हैं तो ये लगभग 9,500 करोड़ एनुअली बचा लेगा जो हम पैसा बाहर भेज देते हैं। तो ये डाइमिथाइल ईथर की इंपॉर्टेंस बताई, अगर 8% भी उसको एज अ सब्सटीट्यूट की फॉर्म में यूज करा गया।
और उसके बाद साइंटिस्ट ने एक और चीज इसमें ऐड ऑन करी कि काफी रेजिलिएंट रहेगा अगर एलपीजी के साथ कंपेयर करें, और इंडिया मिथेनॉल खुद भी बनाता है, प्लस जो हमारे पास ऑप्शन है वो डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट कंट्री से हम मिथेनॉल परचेज कर सकते हैं, और इवन थ्रू ड्राई बायोमास, कोल रिजर्व और जो कोल गैसिफिकेशन जैसी प्रोसेस है, इनके थ्रू मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बता दिया मिथेनॉल, जिससे फिर फर्दर क्या बनेगा, डाइमिथाइल ईथर। ये साइड में प्रोसेस दिखाई हुई है आपको कि मिथेनॉल से कैसे डाइमिथाइल ईथर बनता है। तो बीच में O होता है और यहाँ पे 2 मिथाइल के ग्रुप्स होते हैं, CH3 CH3। स्टेट वगैरह में पूछ लेते हैं कई बार, तो नोट कर लेना इसको। ये जियोलाइट आता है। जियोलाइट एक मिनरल्स का ही ग्रुप रहता है, जैसे इसके अंदर बड़े सारे मिनरल्स हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम, और ये डिहाइड्रेट भी करे जा सकते हैं, मतलब पानी इनसे रिमूव भी किया जा सकता है, इनको दोबारा से रिहाइड्रेट भी करा जा सकता है। तो ये बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मिट्टी वगैरह यूज करी जाती है। इनका काम क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करते हैं, छन्नी की तरह एक्ट करते हैं, इसी वजह से इनको यहाँ पे रखा जाता है। मल्टीपल ऑप्शन है जब मिथेनॉल को कन्वर्ट करा जाता है इनटू डाइमिथाइल ईथर। इसके बाद नेक्स्ट बोला कोल गैसिफिकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस को। बस दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी डिपेंडेंसी फिर हमारी किसके ऊपर जा रही है, कोल के ऊपर, और कोल एक अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एमिशन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अब इसमें कोल जब ऐड करा जाएगा तो एक आगे मशीन लगी होगी जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। उसके बाद कुछ आउटपुट्स निकल के आएंगे। नंबर 1 तो वही रहेगी, दैट इज सिन गैस। सिन गैस की जो मेन कॉम्पोजिशन है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा आएगा हाइड्रोजन, बट ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी निकलते हैं, पर मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सिन गैस की कॉम्पोजिशन अगर पूछी जाए पेपर में, वो CO प्लस हाइड्रोजन ही आएगा। देन ये वाली जो सारी चीजें निकली, ये निकल गई एज अ बाय प्रोडक्ट। अब बोला गया कि एक तो पहले मशीनरी कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से ये भी आपको इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जैसे मिथेनॉल है, मिथाइल एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, मिथाइल एनहाइड्राइड है। इसके बाद हैवी मेटल भी निकलेंगी, कुछ एमिशन भी निकलेंगे। मर्क्यूरी हैवी मेटल में काउंट करते हैं। मिनमाता डिजीज आप सभी ने सुन रखी है, मर्क्यूरी की वजह से हुई थी। हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, ये निकल गया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि कहीं ना कहीं पंजेंट सी स्मेल भी प्रोड्यूस करेगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और सल्फर भी निकल रहा है। मतलब कोल के थ्रू, कोल से आपने क्या किया, मल्टीपल चीजें बाहर निकाली, जिसमें से ये वाला जो सोर्स है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप फ्यूल की फॉर्म में यूज करोगे, और कौन से टाइप की हाइड्रोजन, कौन सा कलर यूज होता है इसके लिए, ब्राउन हाइड्रोजन। क्यों बोला इसको ब्राउन हाइड्रोजन, इतनी सारी वेस्ट निकली इसमें, कोल से तो करा पर वेस्ट भी इतनी सारी निकली, तो बोला कि सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो प्रोसेस है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाली, वो कोल गैसिफिकेशन ही मानी जाती है। तो इसको नाम दे दिया जाता है ब्राउन हाइड्रोजन। ये निकला वेस्ट, और ये निकला काम की चीज, जैसे मिथेनॉल वगैरह। तो बोला, इवन जब बोला था ना कि मिथेनॉल हम सबसे ज्यादा चाइना से परचेज करने लग गए थे, तो बोला था कि कोल गैसिफिकेशन पे थोड़ा काम करो। यहाँ पे भी क्या निकल के आता है, मिथेनॉल। अब मिथेनॉल की अकेले खुद ही बड़ी सारी प्रॉपर्टी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये आप फार्मेसी की जब भी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो, API आता है वहां पे, तो जब भी API बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे भी एक प्रोडक्ट निकल के आती है, दैट इज मिथेनॉल। तो जब वो अपनी दवाइयां वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं चाइना वाले, तो मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट भी करते रहते हैं और फिर बेचते भी हैं। और कोई भी केमिस्ट्री लैब चलेगी नहीं अगर वहां पे मिथेनॉल नहीं होगा। कौन सी ट्रेजेडी होती है अगर मिथेनॉल को कंज्यूम कर लिया जाए, हुज ट्रेजेडी। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज ट्रेजेडी बोलते हैं उसको। पीने वाली जो फॉर्म होती है वो इथेनॉल होती है, तभी इंडस्ट्रीज में मिथेनॉल का यूज करा जाता है। नहीं तो हर कोई जेब में डाल के ले जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो डालो जेब में मिथेनॉल यहीं से, उसको पी ले तो ये कैंसर बोल रही हूँ, सॉरी, ये पॉइजन बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और वो यूं याद रख लो अभी के लिए, एक फॉर्मिक एसिड भी आता है, और वैसे एक फॉर्मेल्डिहाइड भी आता है। वैसी ट्रांस कन्वर्जेंस होती है हमारे लीवर के अंदर, और उसकी वजह से अगले दिन फिर डेथ मिलती है लोगों की। कभी भी एक पर्सन नहीं देखोगे, क्योंकि ग्रुप बना के बैठते हैं कि आज मिथेनॉल आया है, पी लेते हैं साथ में, तो ग्रुप में ही होती है ये वाली ट्रेजेडी। तो इसको बोलते हैं हुच ट्रेजेडी भी, ठीक है। बाकी टर्म ये हुचिनो लेके आए थे, जो आपके कौन से एरियाज आते हैं ऊपर, अपर एरियाज में, नॉर्थ वाले पार्ट में, आर्कटिक रीजन्स में, तो वहां से ये टर्म डिराइव हुई है, ठीक है। सो कोल गैसिफिकेशन भी बोला है। बाकी 50 to 100 टन पर डे इतना बोला है कि इतनी कैपेसिटी हम कमर्शियलाइज करेंगे, एंड इसको फिर फ्यूल की तरह यूज करा जाएगा। प्रेशर का एग्जांपल मैंने शुरू में ही दे दिया था, वो 10 बार प्रेशर वाला एग्जांपल। एंड अभी जो कैपेसिटी हमने डेमोन्स्ट्रेट करी है, CSIR वालों ने बोला दैट इज 250 kg
पर डे, वो टन्स में लेके जानी है, पर उसमें आगे लिखा था ना 6 to 9 मंथ्स के विद इन, ये 250 kg पर डे का इतना डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया हुआ है कि डाइमिथाइल ईथर को एज अ सब्सटीट्यूट या फिर ब्लेंड की तरह यूज करा जा सकता है अलॉन्ग विद एलपीजी। बाकी 100% एलपीजी, 100% डाइमिथाइल ईथर, समझ रहे हो, ये इक्वल वैल्यू दे रहा है दोनों को, कि मतलब डाइमिथाइल ईथर और एलपीजी दोनों को एज अ सोर्स यूज करा जा सकता है डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब ये जो पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है, छोटी सी समरी है इसकी, इसको भी देख लो। सबसे पहले तो सोर्सिंग मिथेनॉल फॉर डाइमिथाइल ईथर, तो मिथेनॉल हमको खरीदना पड़ेगा, डोमेस्टिक नीड हमारी नहीं फुलफिल हो पाती है, पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा मिथेनॉल हम कोल का यूज करके भी बना सकते हैं, बायोमास यानी कि जो एग्री वेस्ट निकल के आता है उससे बना सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके भी यहाँ पे मिथेनॉल की प्रोडक्शन हो सकती है। मीथेन नेचुरल गैस में भी अवेलेबल होती है, वहां से निकाल के सिन गैस में कन्वर्ट करा जा सकता है, सिन गैस में कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन आ जाएगा, और मिथेनॉल को फिर फर्दर डाइमिथाइल ईथर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे दिखाया कि एक तो नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ आप जा सकते हो, प्लस आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स आ जाएगा। एंड 8% डाइमिथाइल ईथर एलपीजी के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो वही 9,400 करोड़ रुपए वाली जो बचत है हमारी सालाना हो सकती है। बाकी ये कॉस्ट इफेक्टिव बताया है, काफी चीप भी है इफ कंपेयर टू एलपीजी, उसके लिए प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, पर डाइमिथाइल ईथर अगर खुद बनाएंगे तो वो डिपेंडेंसी भी रिड्यूस करेगी और पैसा भी काफी ज्यादा बचेगा। क्लीनर बर्निंग फ्यूल इसे कंसीडर करा गया। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं और इवन थोड़े बहुत पार्टिकुलेट मैटर इससे भी निकलेंगे, जैसे कि हर एक फ्यूल से निकलते हैं, पर रिलायंट हो सकते हो आप, ये चीज सीएसआईआर ने यहाँ पे इंश्योर करी। तो इंपॉर्टेंट है, डाइमिथाइल ईथर के बारे में आप पढ़ेंगे जरूर, और शॉर्ट नोट बना लेना अपने पास इसके।